हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, 71st बीपीएससी मेंस आपके दरवाजे पर है और अब असली गेम स्टार्ट होता है। पढ़ाई सब करते हैं, नोट्स सब बनाते हैं, लेकिन जो एग्जामिनेशन हॉल में लिख कर दिखाता है वही असली सिलेक्शन पाता है। और याद रखिए, नॉलेज आपको क्वालिफाई कराता है, लेकिन आंसर राइटिंग, उत्तर लेखन ही आपको रैंक दिलाता है। और याद रखिए, भगवत गीता की एक शिक्षा जो हर इस पैरेंट के लिए जरूरी है, सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। प्यारे बच्चों, अपने सारे डाउट्स और हेजिटेशन को छोड़कर एक्शन में लग जाओ। सक्सेस आपका इंतजार कर रही है और ओवर थिंकिंग मत करो। और इसलिए हम मास्टर आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो आपको सिखाएगी कैसे अपने आंसर्स को एग्जामिनर फ्रेंडली बनाएं और अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करें। अभी बीपीएससी प्रीलिम्स की आंसर की आ चुकी है। जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है उनके लिए सीरीज एकदम जरूरी है, क्योंकि मेंस में ही असली सिलेक्शन डिसाइड होता है। और जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है प्यारे बच्चों, उनके लिए भी ये वीडियो इक्वली ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही एस्पायरेंट्स जो अभी से अपने अगले अटेम्प्ट की तैयारी में पूरा पैशन और डेडिकेशन के साथ लग जाते हैं, वही अगले एग्जाम में अपनी मेहनत का असली फल पाते हैं। और याद रखिएगा प्यारे बच्चों, हर डिफीट एक नई शुरुआत होती है। अगर अभी नहीं हुआ तो अगली बार और भी तैयारी हो कि आप ही जीतेंगे। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं 71st बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग मास्टर स्ट्रेटजी। आई एम कुणाल सर, वेलकम बैक टू द CRMIS। शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। मैं आपको यहां पर एक चीज बताने वाला हूं जो आप यहां पर अभी देखेंगे। देखिए, सबसे पहला ये जो बात आता है कि जब हम आंसर राइटिंग की शुरुआत करते हैं बीपीएससी की, जब आप देखेंगे सिलेबस, यू विल फाइंड दैट कि बीपीएससी मेंस में टोटल 5 पेपर है, जिनमें से 3 पेपर है, जैसे एसे, GS1 और GS2। ये बेसिकली हमारा डिसाइड करता है कि हमारा क्या रैंक होगा, हमारी सिलेक्शन होगी कि नहीं, क्योंकि इनका जो मार्क्स है ये फाइनली ऐड होता है एग्जामिनेशन में। यानी जो आप मेरिट लिस्ट में इनकी मार्क्स ऐड होती है, ये मेरिट वाली पेपर मानी जाती है। लेकिन इसके अलावा एक पेपर होता है हिंदी का जो क्वालिफाइंग होता है, और इसके बाद हमारा जो एक ऑप्शनल का पेपर है वो भी क्वालिफाइंग है। मैं अभी इस मुद्दे पे डिस्कशन ही नहीं करने वाला कि कौन पेपर कितने मार्क्स का आता है। मैं बेसिकली यहां पर आज डिस्कशन करने वाला हूं कि आंसर राइटिंग कैसे किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो समझिए कि आंसर राइटिंग कैसे करें हम। अगर आप पूरे बीपीएससी को देखेंगे, बीपीएससी मेंस में GS1 और GS2 को देखोगे, एसी कैसे लिखना उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, तो उसकी अभी बात ही नहीं करनी है हमें। GS1 GS2 को अगर आप देखोगे तो यहां पर 7 मार्कर, 8 मार्कर और 38 मार्कर्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक सवाल खड़ा होता है, चूंकि बीपीएससी ने कहीं क्लैरिफाई नहीं किया है कि 7 मार्क्स में कितने वर्ड में आंसर लिखना है, 8 मार्क वाले क्वेश्चन को कितने वर्ड में लिखना है, और 38 मार्क्स वाले क्वेश्चन को कितने वर्ड में लिखना है। इसलिए आपको यह भी ध्यान रखना है कि बीपीएससी हमेशा यूपीएससी के पैरामीटर को फॉलो करने का प्रयास करती है। तो यहां पर भी बीपीएससी यूपीएससी के पैरामीटर को फॉलो करने का प्रयास करती है। अगर आप यूपीएससी में देखेंगे तो 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसको 150 वर्ड्स में लिखना है। मान लो कि आप कोई भी 7 मार्कर, 8 मार्कर और 38 मार्कर क्वेश्चन को आप लिख रहे हो, तो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले जब आप एग्जाम में जाओगे तो वहां पर एग्जामिनर जो हमारा बीपीएससी जो आंसर कॉपी होता है उसके दोनों तरफ आपको मार्जिन मिलेगा। लेट मी टेल यू कि मार्जिन के इस साइड कुछ नहीं लिखना है, ये बचपन से हमें सिखाया जाता है, क्योंकि ये वाला एरिया जो है एग्जामिनर के लिए होता है, जो कॉपी चेक करता है उसके लिए होता है, इवेल्युएटर के लिए होता है। अब यहां पर आपको ध्यान देना, यहां पर जब भी आप आंसर लिखें कहीं पर कोई धार्मिक रिलीजियस इंडिकेशन है ना, जैसे 786 जय मां सरस्वती, ऐसा नहीं लिखना है, नहीं तो आपकी कॉपी पेंडिंग में भी जा सकती है। जब भी अगर मान लो कि आप आंसर लिख रहे हो, अगर आपको लिखना है रोहित और आपने लिख दिया रिया फॉर एग्जाम्पल गलती से, तो रिया को ऐसे करके काट दो, यहां पे लिखो कैंसिल्ड। कोशिश करो कि ओवर राइटिंग नहीं हो, अगर हो भी रही है तो इस तरीके से इसको किया जा सकता है। हिंदी में है तो कैंसिल के जगह रद्द लिख सकते हो, ठीक है ना, इस चीज को याद रखना। तो हमने बेसिक समझा, ठीक है। यहां पर कोई भी किसी प्रकार का सिंबल मत यूज करना, सिंपली बीपीएससी ने बोला हुआ है नोटिफिकेशन में कि आप सिंगल पेन यूज कीजिए, इंस्ट्रक्शंस में भी बोलता है कोई पेंसिल यूज नहीं करना है, सिर्फ एक पेन यूज करो, ब्लू या जो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन जो है उसको यूज करना है, ये याद रखना है। अब आते हैं बिंदु पे। अगर मान लो 7 मार्कर या 8 मार्कर क्वेश्चन को ही लेकर चले हम, तो सबसे पहले आपको जब आंसर लिखना हो तो एक चीज पे ध्यान देना होता है कि आपको एक स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है, IBC अप्रोच, इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन। ठीक है,
इंट्रोडक्शन में जितना भी, मान लो 7 मार्कर वाला लिख रहे हो, 8 मार्कर का लिख रहे हो, या फिर 38 मार्कर का लिख रहे हो, आपका उसको इंट्रोडक्शन में 12 to 15% वर्ड जो है आपको कहां लिखना है, इंट्रोडक्शन में। उसी प्रकार 12 to 15% जो वर्ड है आपको कंक्लूजन में लिखना है ना। मान लो 7 मार्कर है तो उसका 7 मार्कर का कितना वर्ड है, 105 वर्ड्स, उसके अनुसार कैलकुलेट कर लेना। बॉडी में 70% वर्ड आपको लिखना है। अगर 7 मार्कर है तो 105 का जो है परसेंटेज निकाल लो, अगर 8 मार्कर है तो 120 का जो है परसेंटेज निकाल लो, अगर 38 मार्कर है तो 570 वर्ड्स के परसेंटेज के अनुसार उनके वर्ड्स इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन में इंसर्ट कर दो। अब जैसे मान लो कि 120 वर्ड्स में लिखना है 8 मार्कर, तो इसका कितना होगा, अगर 15% निकालने का प्रयास करोगे, अराउंड 20 वर्ड्स आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है, 20 वर्ड्स कंक्लूजन में लिखना है। इस प्रकार 80 वर्ड आपका चला जाएगा बॉडी में। और याद रखना कि जब भी कोई आंसर लिख रहे हो तो इंट्रोडक्शन के बाद फ्लो चार्ट जरूर डालो, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन। रिमेंबर दिस पॉइंट। अगर वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन, इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन है तो कोशिश करो कि वहां पर थोड़ा डायग्राम या मैप वगैरह अगर शॉर्ट अगर है क्वेश्चन से रिलेटेड तो बनाओ। नहीं तो अगर लगता है कि क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार यहाँ फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट है तो फ्लो चार्ट डाल दो। इसके अलावा जब तुम इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन लिख रहे हो, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को आंसर कर रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ तुम थोड़ा फ्लो चार्ट, पाई चार्ट डालो, है ना। इसी कारण से कई बच्चों का मार्क्स नहीं उठता इकोनॉमिक्स में, थोड़ा पाई चार्ट डालो, है ना, थोड़ा वहां पर। तो इस तरीके से क्या, थोड़ा ग्राफ्स बनाओ वहां पर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस प्रकार हमारा क्या होगा, आंसर राइटिंग लिखाएगा तो इंट्रोडक्शन, फ्लो चार्ट, बॉडी और कंक्लूजन। रिमेंबर दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। अब थोड़ा आगे आते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखें, ध्यान से सुनिएगा। मान लो कि तुम्हें कोई क्वेश्चन मिला, फॉर एग्जाम्पल, है ना, कोई एक सिंपल क्वेश्चन मिला और वो क्वेश्चन 7 मार्कर हो या 8 मार्कर हो या 38 मार्कर हो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अगर एक क्वेश्चन मिला। अब इंट्रोडक्शन में क्या लिखना, तो ये कोशिश करो कि इस पूरे क्वेश्चन में वो कौन सा ऐसा टर्म है जिसके हटा देने के बाद ये पूरा क्वेश्चन अधूरा हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। पहले उस टर्म को ढूंढो, मैं उसको बेसिकली हीरो टर्म कहता हूं, है ना। तो उस टर्म को ढूंढो और उस टर्म को ढूंढने के बाद इंट्रोडक्शन में उसको डिफाइन करो, है ना। अगर 7 मार्कर 8 मार्कर है तो 2 ही लाइन तुमको लिखना है वहां पर, क्योंकि 20 वर्ड्स मतलब नॉर्मली हम 9 to 11 वर्ड्स में एक सेंटेंस कंप्लीट करते हैं, तो 20 वर्ड्स से तो 2 हमारा लाइन लगभग बनेगा 7 मार्कर या 8 मार्कर वाले में, ये चीज याद रखना है। तो यहां पर इंट्रोडक्शन में टू द पॉइंट आप लिखो, है ना, आप उसको डिफाइन कर दो जीरो टर्म को यहां पर, या बता दो क्या है ना, उससे रिलेटेड कोई रिपोर्ट आया है, उससे रिलेटेड कोई कोटेशन है ना, जो हाल ही में जैसे कोई बड़े स्कॉलर्स हमारे देश के कोई बोले, जैसे प्राइम मिनिस्टर अगर मन की बात में बोले हैं, या कोई अगर रिपोर्ट आया, इंडेक्स है कुछ, तो ऐसे शुरू कर सकते हैं। सबसे बेस्ट माना जाता है कि उस टर्म को डिफाइन कर दो, वो है क्या। इसके बाद और जब डिफाइन करो तो थोड़ा सा कोशिश करो कि उसमें जो है थोड़ा सा कंटेंट, एनालिटिकल लाइन उसको बनाओ, उसमें थोड़ा सा कंटेंट, डेटा, फैक्ट डालोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ये चीज याद रखना है। इसके बाद एक फ्लो चार्ट बनाओ, है ना। फ्लो चार्ट भी कई अलग अलग तरीके से बनाए जा सकते हैं। हो सकता है कि तुम अमीबा डायग्राम बना दो, इसको जनरली अमीबा डायग्राम कहा जाता है, या तुम कुछ इस तरीके का बनाओ, है ना, या फिर ट्री डायग्राम बना दो, है ना, ट्री डायग्राम। लेकिन ट्री डायग्राम में थोड़ा डिफिकल्टी होती है कि अगर ये वाला टेक्निकल अगर ज्यादा निकल गया, तुम्हारे पास ऐसे कोई वर्ड नहीं है लिखने के लिए, और खाली अगर तुम छोड़ दिए तो वो भी निगेटिव जाता है। तो इस चीज का याद रखना, बच्चे छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते, इसलिए उनका मार्क्स बहुत कम आता है, ये चीज याद रखना। तो जो तुम्हारे पास, मान लो जो तुम फ्लो चार्ट बना रहे हो, उसमें जितना वर्ड तुमको लिखना है उसके अनुसार तुम अपना फ्लो चार्ट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट है बेसिकली, क्लियर है। इसके बाद तुम बॉडी में आ जाओ, और जब बॉडी में आप आओ तो इस बात का ध्यान रखना कि बॉडी में आने के बाद, 1 सेकेंड, जब तुम बॉडी में आओ तो जब इंट्रोडक्शन से तुम बॉडी में शिफ्ट करो, ध्यान से समझिएगा, तो फ्लो मेंटेन होना चाहिए। एग्जामिनर को ये फील नहीं होना चाहिए कि भैया ये इंट्रोडक्शन से बॉडी में शिफ्ट कर रहा है ना। वो एकदम जैसे एनसीईआरटी में आपने अक्सर पढ़ा होगा कि एक पैराग्राफ खत्म होता है, दूसरे में जब एंटर करते हैं आपको पता ही नहीं चलता है कि कब दूसरा पैराग्राफ शुरू होगा, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो यहां पर भी आपको फ्लो को मेंटेन करना है। जैसे आप बॉडी में घुसे, ये इंश्योर करें कि अगर 7 मार्कर 8 मार्कर क्वेश्चन है तो यहां पर 2 डायमेंशन क्रिएट करेंगे आप, ठीक है। 38 मार्कर है तो अराउंड मिनिमम 4 डायमेंशन क्रिएट करेंगे, मैक्सिमम 5 डायमेंशन, है ना। अगर 7 मार्कर 8 मार्कर में 1 डायमेंशन क्रिएट करोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि इसके पास वर्ड्स नहीं है, कंटेंट नहीं है। 2 से ज्यादा करोगे तो हर डायमेंशन में कुछ ना कुछ तो लिखना है ना। और अगर तुम 2 से ज्यादा डायमेंशन क्रिएट करोगे 7 और 8 मार्कर वाले क्वेश्चन में, तो एग्जामिनर को लगेगा कि इसके पास वर्ड्स जो है नहीं। ऐसे भी इनको मालूम चल रहा है, अगर तुम एक भी लिखोगे तो उनको मालूम चलेगा कि इनके पास वर्ड्स नहीं है। ऐसे भी अगर तुम लिखोगे तो लगेगा कि यार ये फालतू का अपना डायमेंशन क्रिएट कर रहा है।
हर डायमेंशन में थोड़ा थोड़ा लेकर निकलना चाहता, मेन मुद्दे से भटकना चाहता। और याद रखिएगा, जब तुम आंसर लिख रहे हो तो मेन मुद्दे से नहीं भटकना है, जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको प्रॉपरली एड्रेस करना। आपने देखा होगा कई टॉपर्स की कॉपी क्यों पूरा आंसर नहीं लिखता, सिर्फ बॉडी लिखकर निकल गया, उसको अच्छा नंबर मिल गया। वो इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि उसने उस क्वेश्चन की डिमांड को प्रॉपरली एड्रेस कर दिया है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में सबसे ज्यादा जरूरी बॉडी होता है। अगर मान लो हड़बड़ी में तुम इंट्रोडक्शन कंक्लूजन छोड़ भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बॉडी के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। बॉडी यानी विषय वस्तु, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं। तो यहां पर एक डायमेंशन क्रिएट करो, दूसरा डायमेंशन, हर डायमेंशन में कुछ बिंदु दो, है ना, कुछ पॉइंट डालो। लगभग 3 से 4 पॉइंट होना चाहिए, वो भी कीवर्ड में। अगर 7 to 8 मार्कर वाला है तो कीवर्ड में लिखो। कीवर्ड मतलब समझ रहे होगे, 2-3 वर्ड में लिखकर निकलो। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं हर एक बुलेट पॉइंट्स को डायमेंशन के अंतर्गत। उसी प्रकार जो तुम्हारा दूसरा डायमेंशन, वहां पर भी डालो 3 से 4, है ना, कीवर्ड लिखो। अगर तुम 3 भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। एक्सप्लेन मत करना, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वर्ड लिमिटेशन भी यहां पर ध्यान रखना है। और साथ ही साथ ज्यादा लिखोगे तो गड़बड़ी होने की समस्या भी है, ठीक है ना। हालांकि लिखना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे वर्ड लिमिटेशन भी हमें देखना है। आप समझ पा रहे होंगे। जब भी यहां पर लिखना, कोशिश करना टॉपिक से भटकना मत यहां पर। और कंटेंट अच्छा डालो, इनरीच्ड कंटेंट डालो। अगर इनरीच्ड कंटेंट की समस्या फेस कर रहे हो तो आप मुझे या फिर हमारी जो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है उसमें मैसेज करना। मैं ये विश्वास दिलाता हूं, गारंटी देता हूं कि मार्केट से बेस्ट इनरीच्ड कंटेंट दूंगा। एक बार ट्राई कर लेना, मैं आपको वो भेज दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप एक बार मैसेज व्हाट्सएप पे कर देना, है ना, या फिर कॉल कर लेना। तो ये आपको मालूम चल गया कि आपको 2 डायमेंशन इंट्रोड्यूस करना है। इसके बाद जैसी बॉडी खत्म होता है, ये आप लिख लीजिएगा, वीडियो रोक करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे आपका बॉडी समाप्त होगा प्यारे बच्चों, आप तुरंत कंक्लूजन पे आ जाओ। और कंक्लूजन की शुरुआत कनेक्टर वर्ड के साथ करो, जैसे इन कंक्लूजन, इन नटसेल, है ना, एज वी हैव डिस्कस्ड एबव, है ना। या फिर यहां पे हम लिख सकते हैं दस, हाउएवर, कुछ भी एक नया टर्म लिख करके हर एक क्वेश्चन में अलग अलग कनेक्टर यूज करना है, रिपीटेड कनेक्टर यूज मत करना। तो इन कंक्लूजन लिख दो, यहां पर ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन लिखो कि यस होना चाहिए, है ना, पॉजिटिव। यहां पर क्रिटिसाइज नहीं करना है। यहां पर ये नहीं बोलना चाहिए कि, यहां पे ये मत लिखना कि मुझे ऐसा लगता है, आई फील, नहीं नहीं नहीं। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो किसी स्कॉलर के कोट के साथ दो, एज महात्मा गांधी सेड, है ना, एज फ्रीडम स्ट्रगलर आर फ्रीडम फाइटर्स ड्रीम्ड, जैसा कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सपना देखा था, कुछ इस तरीके का, ठीक है ना। तो ये यहां पर 1-2 लाइन में लिखकर निकल जाओ, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार से आपको मालूम चल गया कि इस तरीके से हमें कंक्लूजन को डील करना है। 7 to 8 मार्कर वाले में ही करना है ना। अगर मान लो तुम 38 मार्कर वाला लिख रहे थे तो उसमें 4 डायमेंशन इंट्रोड्यूस करो, है ना। हर डायमेंशन में 3 से 4 पॉइंट, है ना। फिर इसके बाद जो है 1 2 3 4, है ना। फिर इसके बाद 1 2 3 4। तो इस तरीके से 4 डायमेंशन इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि उस डायमेंशन को 1 2 3 4 करके लिखो, तुम ऐसे भी कर सकते हो, है ना। कुछ भी तुम ऐसे ऐसे करके निकलो, या कोई दिक्कत नहीं है। ये तो क्लियर हो गया आपका। और यहां पे चाहो तो हर एक बुलेट पॉइंट को एक्सप्लेन भी कर सकते हो, क्योंकि वहां पे 570 वर्ड्स भी लिखना है। चलिए, ये तो एक बात क्लियर हो गई। लेकिन इस बीच में एक सवाल खड़ा होता है कि सर, जो हमारा 7 मार्कर वाला जो क्वेश्चन है उसको कितना टाइम देना है, 8 मार्कर और 38 मार्कर को कितना टाइम देना है। होता है ना कि सर 7 मार्कर को कितने समय में लिखना है। मेरा जो सिंपली मानना है कि मैक्सिमम तुम इसमें जो समय इन्वेस्ट कर सकते हो, कभी अगर फुर्सत मिले तो एक बार टाइमर लगाकर लिखकर देख लेना कि 1 मिनट में कितने वर्ड लिख रहे हो। अगर 1 मिनट में अगर आप 22 से लेकर 28 शब्द लिख पा रहे हो तो इसकी संभावना है कि आप अपने पेपर को टाइम पर कंप्लीट कर लेंगे, है ना। अगर 28 के ऊपर है तब तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब उसका तो कुछ कहना ही नहीं है, उसका तो पेपर वैसे भी समय पर कंप्लीट होने वाला है। लेकिन ये रेंज याद रखना, 22 to 28। अगर ऐसा है तो आप अच्छे से अपने पेपर को सही तरीके से समय के अंतर्गत अपने मेंस एग्जामिनेशन में कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर मैं 25 एवरेज मान लूं तो 700 जो हमारा है लगभग 5 से 6 मिनट में, है ना, लगभग 5 से 6 मिनट में, मैक्सिमम अगर जाना भी चाहो तो 7 मिनट। तो 5 से 6 मिनट में अपना जो है 7 मार्कर वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करो। 5 से 6 में 6 मिनट यहां पर इसको बोलता हूं बेसिकली, है ना। 6 मिनट में इसको कंप्लीट करो, 6 मिनट में। अगर हम 8 मार्क्स की बात करें तो लगभग इसको 7 से 7.5 मिनट में इसको कंप्लीट करो, ठीक है। अगर मान लो थोड़ा सा आधा मिनट ऊपर नीचे हो भी जाए, 1 मिनट ऊपर नीचे हो भी जाए तो कोई समस्या नहीं है, वो मैनेजेबल है। यहां पर 38 मार्कर के लिए मेरी अपनी सलाह होती है कि आराम से आप 22 मिनट्स लें, इससे ज्यादा मत लें, क्योंकि और भी आपके पास क्वेश्चन है।
मैं बेसिकली जो बच्चों को सलाह देता आया हूं, जितने भी बच्चे हमारे मेंस में अपीयर हुए हैं और जो क्वालिफाई की एसडीएम भी बने, उनको मैं कहता था कि भाई 18 से लेकर 22 का रेंज रखो। इतनी स्पीड आपके पास होनी चाहिए, तभी जाकर सारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। और याद रखना, ये तो मैंने आपको बताया, टाइम लिमिट बताया, कितने वर्ड्स में लिखना वो मैंने आपको बताया। अब यहां पर एक चीज और बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, जब भी बच्चे आंसर लिखते हैं तो भूल जाते हैं बेसिकली बीपीएससी की नीड क्या है मेंस एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग को लेकर, उसकी नीड क्या है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे। 4 एक्सपेक्टेशन है, याद रखिएगा, इस खुद बीपीएससी ने बोला हुआ है। पहला कंसाइज है ना, ये पहले देख लो ये है क्या, कंसाइज। दूसरा है कंपोज, आर यू गेटिंग द पॉइंट, कंपोज। और तीसरा है प्यारे बच्चों कस्टमाइज, क्या है, कस्टमाइज। और चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बीपीएससी ने बोला हुआ है, लैंग्वेज। ये सिर्फ याद रखिएगा, ये सिर्फ ये वाली चीज जीएस के आंसर राइटिंग के लिए नहीं है, बल्कि ऐसे आंसर राइटिंग में भी ये लागू होता है। कंसाइज का मतलब ये होता है कि भाई जो पूछा गया है ना, अगर तुमने अच्छे से रिवाइज किया है, अगर तुम्हारी बहुत अच्छी रिवीजन है, तो क्वेश्चन को देखते ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि भैया इसमें लिखना क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बोल दूं कि रोहित प्राची के बारे में कुछ लिखो, प्राची के बारे में कुछ, उसकी पर्सनालिटी के बारे में लिखो, तो रोहित नाम का लड़का बोलेगा सर प्राची के बारे में तो मुझे मालूम ही नहीं है, तो मैं लिखूंगा कैसे। अगर मैं वही बोलूं रोहित को कि रिया तुम्हारी फ्रेंड है, रिया के बारे में लिखो, रिया को क्रिटिकली एनालाइज करो, है ना, रिया का जो है आलोचना करो, है ना, तो वो अच्छा आराम से कर देगा, रिया के बारे में आराम से लिख देगा, क्योंकि उसको रिया के बारे में नॉलेज है, उसको डेप्थ नॉलेज है, रिया की कैसी पर्सनालिटी है। लेकिन वो रोहित जो है प्राची के बारे में नहीं लिख पाएगा, क्योंकि उसके बारे में उसको नॉलेज ही नहीं है। इसलिए क्लियर होता है कि भैया सबसे पहले रिवीजन करो, है ना। अगर आपका रिवीजन अच्छा है, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है, और कितने कम शब्द में बेहतर आंसर लिखकर निकलना है ना। तो कंसाइज पे ध्यान देना है, नहीं जो पूछा जाए, अगर बोला गया कि कूदो तो कूदो, छत से नहीं कूदना है, समझ रहे हो। आपने अक्सर देखा होगा, डीएम साहब ने एसडीएम से बोला कि बताओ भाई आपके एरिया में क्या प्रॉब्लम है, तो एसडीएम थोड़ी ना बोलेगा कि सर जैसा कि हम जानते हैं कि मेरा एरिया फ्लड प्रोन एरिया है। अरे भाई डीएम सीधे बोलेगा भाई तुम मुद्दे पे आओ, नहीं क्या तुम बता रहे हो कि फ्लड प्रोन एरिया है। आप समझ पा रहे होंगे, इधर उधर की बातें घुमाना नहीं है, टू द पॉइंट बात करो, है ना। तो यहां पर कंसाइज कहता है कि टू द पॉइंट, जो क्वेश्चन का जो नीड है बेसिकली तुम उसको एड्रेस करो। और ये नीड तुम तभी समझ पाओगे जब तुम्हारी रिवीजन बहुत स्ट्रांग लेवल की है, तो बहुत अच्छे से रिवीजन करो। कंटेंट तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए हर एक टॉपिक का, तभी तुम कंसाइज आंसर लिख पाओगे। पहली बात कि टू द पॉइंट लिखना, इधर उधर घुमाना नहीं है, डाइवर्ट नहीं करना है टॉपिक को। अगर ये किए तो गया आपका आंसर। तो इसलिए इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इन चारों चीजों को, अगर चाहते हो कि आपके कॉपी में झलके, इन चारों के पॉजिटिव पॉइंट्स झलके, चारों का जो थ्योरी है, जो है प्रिंसिपल है, अगर आपको कॉपी में चाहते हो कि अगर दिखे, तो भाई एक्सटेंसिव आंसर राइटिंग करना होगा। और मैं तो हर बच्चे को कहता हूं एग्जाम में अपीयर हो रहे हो, 1000 आंसर लिख कर जाओ, 1000 GS1 GS2 और एसे का। अगर इतना भी नहीं कर पाए तो मिनिमम 500 करके जाओ, और हर एक कॉपी को 1-to-1 कॉपी इवैल्यूएशन कराओ। ऐसा नहीं कि हम कॉपी कहीं से टेस्ट सीरीज खरीदे और उसका हमने लिखा और दे दिया, बैक ऑफ द एंड कौन कॉपी चेक कर रहा आपको भी नहीं मालूम है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि 1-to-1 कॉपी इवैल्यूएशन कराइए। अगर आप 1-to-1 कॉपी इवैल्यूएशन कराना चाहते हो तो हमारे पास जो सिलेक्टेड ऑफिसर्स हैं, एसटीएम है, डिप्टी एसपी, आपको जूम पर आकर चेक करेंगे। मैं खुद क्वालिफाइड हूं, मैं आपको जो है आपकी कॉपी को जूम पर आकर चेक करूंगा, है ना। अगर आप चेक कराना चाहते हैं फर्स्ट फ्री में, मैं आपको एक कॉपी चेक करने का आपको ऑप्शन दे रहा हूं। कोई भी बच्चा अगर चाहता है कि मैं अपनी कॉपी चेक कराऊं, तो फर्स्ट कॉपी उसकी मैं फ्री में 1-to-1 कॉपी इवैल्यूएशन में चेक करूंगा। वो जूम पर होगा, वो मेरे सामने बैठे होंगे वो बच्चे, और उनकी मैं कॉपी सामने चेक करूंगा, सामने उनको बताऊंगा क्या क्या ऐड हो सकता है, क्या क्या वैल्यू एडिशन उसमें डाला जा सकता है। ये एक बात हो गई। थोड़ा सा आते हैं बिंदु पर, है ना। कंसाइज समझ में आ गया आपको, है ना। कंपोज, कंटेंट बहुत फाइन होना चाहिए, है ना, इनरिच्ड कंटेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर तुम मान लो बीपीएससी की पुरानी आदत है कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है, मान लो 1773 एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो भाई जब तुम इंट्रोडक्शन शुरू करोगे तो वहां पे ब्रिटेन के पीएम लॉर्ड नॉर्थ का तो नाम डालोगे ना। वहां पर जो 1773 की जो रेगुलेटिंग एक्ट थी, उसको लाने से पहले 2 कमिटियां बैठाई गई थी, स्पाई कमिटी और सिलेक्शन कमिटी, सिलेक्ट कमिटी जिसको बोला जाता है। उसके बारे में तो लिखोगे ना वहां पर, उस पर्टिकुलर लॉ को, एक्ट को कब रॉयल लाइसेंस मिला था, उस दौरान वहां की जो मोनार्क थी, क्राउन थी, वो तो लिखोगे ना वहां पर। इसके बाद तुम तो लिखोगे ना कि गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल के कौन बने थे, क्योंकि गवर्नर के पोस्ट को अपलिफ्ट कर दिया गया था गवर्नर जनरल के पोस्ट के जो है मुद्दे को लेकर।
तो गवर्नर के पोस्ट को अपलिफ्ट करके गवर्नर जनरल बना दिया गया था। मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ। वैरेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बेसिकली एट द टाइम। चलिए, तो एक बात हुई। तो इनरिच्ड कंटेंट होना चाहिए। जो सब लिख रहे हैं वो तो लिखो ही, तुम एक्स्ट्रा क्या लिख रहे हो ये डिसाइड करता है कि तुम्हारा रैंक क्या होगा। तो इनरिच्ड कंटेंट मैं आपको बढ़िया दूंगा, आपके पास होना चाहिए। अगर मान लो तुम फंडामेंटल राइट लिख रहे हो, आर्टिकल 13 और 12 को डिस्कस कर रहे हो, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है, तो भाई डीएस नकारा केस है ना, ये सब लिखोगे ना। आर्टिकल 21 में चमेली सिंह केस की तो डिस्कशन करोगे ना, है ना। राइट टू शेल्टर वाले मुद्दे को लेकर, राइट टू लाइवलीहुड जो आर्टिकल 21 में, उसमें तुम ओल्गा टेलिस का डिस्कशन करोगे ना, ओल्गा टेलिस केस का, है ना। नरेश श्रीधर मिर्जाकर जो केस हुआ आर्टिकल 12 और 13 से रिलेटेड जो है, वो सब लिखोगे ना। ये कई बच्चों को नहीं मालूम है, और अगर आपने लिख दिया ना तो आपके ऐसे ही मार्क्स उड़ जाएगी। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। कस्टमाइज प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेन जो कीवर्ड है, सेंटेंस को अंडरलाइन नहीं किया जाता, मेन कीवर्ड को अंडरलाइन करो, है ना। ये चीज याद रखना। साथ ही साथ आप फ्लो चार्ट बनाओ, अच्छी राइटिंग के साथ लिखो। और याद रखना, बीपीएससी के लिए कोई भी, बीपीएससी यूपीएससी दोनों के लिए मैं बोल रहा हूं, कोई भी राइटिंग गंदा नहीं होता, बस राइटिंग समझ में आना चाहिए कि बेसिकली लिखा क्या हुआ है। इसलिए आपने देखा हो कई लोग खराब हैंड राइटिंग में भी लिखकर अच्छा नंबर लाते हैं, टॉप कर जाते हैं। ये वाली चीज इसलिए पॉसिबल हो पाती है क्योंकि उनकी जो आंसर राइटिंग थी, उनकी जो आंसर थी वो रिकॉग्नाइजेबल थी। ऐसा नहीं कि गलत या फिर गंदे तरीके से कोई लिख कर निकल गया और पहचान में नहीं आ रहा है। ऐसे लोगों का तो ऐसे भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो बीपीएससी यूपीएससी के लिए कोई आंसर राइटिंग या कोई भी राइटिंग, हैंड राइटिंग गलत नहीं होता है, गंदा नहीं होता है, सिर्फ रिकॉग्नाइजेबल होना चाहिए। ये याद रखिएगा। ये तो एक बात हो गई। इसके बाद लैंग्वेज कि कहां पर तुमको क्या लिखना है। हर एक सब्जेक्ट, मान लो पॉलिटी के तुम आंसर लिख रहे हो, तो पॉलिटी के आंसर में जार्गन होता है, पॉलिटिकल जार्गन तुमको लिखना होगा, यूज करना होगा। इकोनॉमिक आंसर में इकोनॉमिकल जार्गन यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि अगर मैं बोल रहा हूं कि ये वाली पर्टिकुलर चीज आर्टिकल 14 में लिखी है, जैसे राइट टू इक्वालिटी, है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल 14 होगा, या फिर इंश्राइंड और इम्बॉडीड इन द आर्टिकल 14। इंश्राइंड एंड इम्बॉडीड होगा, क्योंकि इंश्राइंड इम्बॉडीड ये पॉलिटिकल जार्गन है। जार्गन का मतलब होता है स्पेशल वर्ड जो हर एक सब्जेक्ट का होता है। आप समझ पा रहे होंगे। यहां पर हम मेंशन नहीं लिख सकते, तो हर एक सब्जेक्ट का जार्गन तुमको मालूम होना चाहिए। भैया ये वाला वर्ड ज्योग्राफी में अगर हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे। अब बोलोगे सर इतना कौन ध्यान देने जाएगा। सर यही छोटी छोटी बातें तो आपको टॉप 10 मिलाती है, टॉप 20 मिलाती है, एसडीएम बनाती है। इतने सारे अच्छे अच्छे बच्चे, एकदम हाईली इंटेलेक्चुअल बच्चे, लेकिन फिर भी एसडीएम नहीं बन पा रहे। क्यों? ये छोटी छोटी चीजें मिस कर जा रहे हैं वो। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को। फ्लो मिस कर जा रहे हैं आंसर लिखते वक्त। तो यहां पर अच्छा, अब लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स 70th बीपीएससी मेंस में, बच्चे उसके आंसर लिख रहे हैं, उसमें अनंत सिंह का नाम डाल रहे हैं, है ना। अरे भाई ये मामला इंक्वायरी का है, आप नहीं डाल सकते। ऊपर से एक्टिंग एमएलए ऑलरेडी हैं, तो ऐसे लोगों का आप नाम नहीं डाल सकते हो। तो जो आप लिख रहे हो, क्या लिखना है, किन किन टर्म्स का यूज करना, कौन कौन से एग्जाम्पल यूज करने, यू शुड नो, तभी अच्छा मार्क्स आएगा। नहीं तो ले डूबेगा अपने आंसर को। आम आदमी पार्टी वाली, आपको याद हो दिल्ली लेजिस्लेटिव इलेक्शन को लेकर क्वेश्चन पूछा था 70th बीपीएससी में, उसमें बच्चे उठपटांग लिख दी। कई बच्चों को जब पूछा जाता, ये बिहार बीपीएससी की आदत है कि इस प्रकार के पॉलिटिकल क्वेश्चन उठा लेती है, अब बच्चे भी इमोशनल होकर कोई एक पार्टी के बारे में कुछ लिख देते हैं। ये सब नहीं करना है। एज एन ऑफिसर यू शुड बी न्यूट्रल, नेट न्यूट्रलिटी मेंटेन करना है यहाँ पर। तो लैंग्वेज बहुत ज्यादा जरूरी है। ये समझ आपको तभी विकसित होगी जब आप बहुत ज्यादा आंसर लिख चुके हैं, कॉपी इवैल्यूएशन करा चुके हैं। तो एक्सपीरियंस ही आपको लैंग्वेज में मास्टर बनाएगा। ठीक है। अगर हिंदी मीडियम के हो तो बहुत ज्यादा व्याकरण देखेगा। कई बच्चे हिंदी मीडियम वाले होते हैं और इंग्लिश मीडियम के साथ कंपीट नहीं कर पाते। मेरी एक स्टूडेंट है जो है पूजा, वो एसडीएम है बक्सर में, अभी बक्सर माफ कीजिएगा, बेगूसराय में। मैं यहाँ पे एक चीज बात कहना चाहता हूँ। हिंदी मीडियम की कैंडिडेट होकर उन्होंने एग्जाम निकाला है बीपीएससी का। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों कि हिंदी मीडियम के लोग भी अच्छा नंबर ला सकते हैं। और इसके पीछे एक चीज याद रखना कि जो तुमको हर चीज, हर कंटेंट, ये सब चीज तुम्हारा हिंदी में होना चाहिए, लेकिन हिंदी में एक स्पेशल चीज है, अगर तुम वो मेंटेन कर लेते हो तो इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट से तुम टक्कर ले सकते हो। और वो वाली जो चीज है वो है बेसिकली आपका व्याकरण। तो व्याकरण में कोई गलती मत करना। अगर तुम हिंदी मीडियम से आंसर लिख रहे हो तो एक माइनर मिस्टेक भी बर्दाश्त नहीं होगा। अगर ऐसा हो रहा है, अगर तुम्हारा व्याकरण गलती हो रहा है, तो पक्का ये मान लो कि हिंदी मीडियम से तुम्हें सिलेक्शन लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो हिंदी मीडियम के अगर कैंडिडेट हैं आप और हिंदी मीडियम में आंसर लिखना चाहते हो और इंग्लिश मीडियम को कंपीट करके उनको पीछे करके आप टॉप रैंक हासिल करना चाहते हैं बीपीएससी में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने व्याकरण में सुधार लाएं और अपनी राइटिंग में सुधार लाएं। तो ये वाली एक ओवरऑल आपकी चीज है जिसमें हमने डिस्कशन किया, कितना टाइमिंग देना है हर एक क्वेश्चन पे, कितना समय जो है इन्वेस्ट करना है, कितने वर्ड्स में लिखना है, क्या अप्रोच हो, ये चीज याद रखना है।
तो इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन आपको मेंटेन करना है। तो आपको समझ में आ गया कि बॉडी में जब भी लिखना तो बिंदु वगैरह दे देना, 2-2 डायमेंशन होना है 7-8 मार्कर में और 38 मार्कर में, मिनिमम 4 डायमेंशन, मैक्सिमम 5 डायमेंशन। डायमेंशन मैंने समझ में आ रहा होगा जो क्वेश्चन रेज होता है। जैसे मान लो पूछ लिया कि भैया प्रीएम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। अब बोला कि उसको एक्सप्लेन करो, है ना, कि भाई जो प्रस्तावना है संविधान की पहचान पत्र है, एक्सप्लेन, व्याख्या करे। और मान लो हम बॉडी में आ गए, तो बॉडी में अगर हम आ रहे हैं तो अगर हमको डायमेंशन रेज करना है इस क्वेश्चन का तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो लिखेंगे कि कैसे पहचान पत्र है, ठीक है। फिर इसके बाद सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस बताएंगे प्रीएम्बल का। फिर एक पॉइंट नीचे लिख देंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, अमेंडेबल है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर ये जो मैंने बोला ना कि भाई कैसे है, यही हमारा डायमेंशन है ना। हमने इसका इंपॉर्टेंस लिखा है, दूसरा डायमेंशन है, 4 बिंदु लिख देंगे, यहां पर भी 4 बिंदु लिख देंगे, कैसे है। आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। तो चलिए, ये आज का बेसिकली हमारा एक शॉर्ट वीडियो रहा जिसमें आपने देखा कि आंसर राइटिंग को बेसिकली अप्रोच कैसे करना है। कई बच्चों का एक प्रॉब्लम होता है सर शुरू कैसे करें। मेरी आपसे एक ही सजेशन है, आप इस चीज का वेट मत करो कि यार पहले पढ़ेंगे फिर इसके बाद आंसर राइटिंग करेंगे। ये वाली जो स्ट्रैटेजी होती है सबसे गलत स्ट्रैटेजी होती है, बिल्कुल मत करना प्रैक्टिस। न जाने आपको ये कौन बता दिया है, न जाने आपकी इंट्यूशन ये क्यों इस प्रकार की बात कर रही है ना। इसकी मत सुनो, इस मन का मत सुनना, नहीं तो ये लेट उगेगा, ठीक है। इस मन के चक्कर में पढ़कर आप सालों से सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आपने हमेशा हर्ट कंसाइंस की सुनो, क्योंकि कंसाइंस में सीधा गॉड का कनेक्शन होता है और गॉड हमेशा राइट सजेशन देगा। ये मत सोचना कि यार पहले पढ़ते हैं फिर आंसर राइटिंग करेंगे, वो कभी नहीं होने वाला है, ठीक है। वो सिलेबस कभी किसी का कंप्लीट नहीं हुआ, कंटेंट कभी किसी का रेडी नहीं हुआ, लास्ट तक आप कंटेंट के लिए फाइट करोगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, ठीक है। अब एक चीज यहां पर और ध्यान से रखना है कि सर लिखना कैसे शुरू करें। PYQ उठाओ या टॉपर्स की कॉपी उठाओ, और टॉपर्स ने जिस क्वेश्चन को लिखा हुआ है ना, आंसर किया हुआ है, उसको तुम भी लिखो, देख कर लिखो, है ना। और एक झूठा दिलासा दिलाओ भैया हम ही लिखे हैं ये वाला चीज, समझ रहे हो। तो जब तुम्हें 3-4-5 ऐसे क्वेश्चन को लिख लोगे ना, या फिर कोई PYQ का सॉल्व पेपर उसी में से देखकर आंसर वैसे लिख लोगे ना, तो तुम्हारा एक कहीं ना कहीं एक तुम्हारा बिलीफ रेडी हो जाएगा कि भाई ये मैं लिख रहा हूं, है ना। तो तुम पहले देखो, ऑलरेडी तुम्हारे पास नॉलेज है, लेकिन एटलीस्ट शुरुआत करने के लिए 2 काम कर सकते हो कि कम से कम लिखना तो तुम शुरू कर लो, फ्लो तो कम से कम पकड़ लो। और एक बार आपने 4-5 क्वेश्चन को लेकर लिखना शुरू कर दिया ऐसे देख देख कर, जब एक बार फ्लो बन गया ना तो फिर रुकने वाले नहीं हो। तो एटलीस्ट ये काम करो, शुरुआत ऐसे की जा सकती है ना। क्योंकि मुझे मालूम है शुरुआती समय में ना वो नॉलेज होते हुए भी कैसे उतारना है कॉपी पे क्लियर नहीं हो पाता है। शुरुआत ऐसे कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आप देखना छोड़ते जाइए और धीरे धीरे अपने माइंड, अपनी नॉलेज का उपयोग करके लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ये हमारी आज की एक शॉर्ट वीडियो में वी हैव डिस्कस्ड। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें 70th BPSC मेंस का जो GS2 का जो पॉलिटी वाला सेक्शन है, जिसमें लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आया है, उसका मैं फर्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में डिस्कशन करूंगा और बताऊंगा उसको कैसे अप्रोच करना है, कैसे उसका आंसर लिखना है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद प्यारे बच्चों।